नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरी। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की बात करेंगे। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करेंगे। दोस्तों, भारत ही उपनिवेश से आज़ाद नहीं हुआ, यूरोप भी हुआ। हालांकि यूरोप किसी का उपनिवेश नहीं था, लेकिन यूरोप सामंतवादी व्यवस्थाएं और धार्मिक चर्चों के अधीन इतनी ज़्यादा कट्टरता में जकड़ा हुआ था कि उनके लिए भी उपनिवेश से कोई कम नहीं थे। इसलिए किस तरह से यूरोप उपनिवेशवाद सामंतवाद और चर्च की सत्ता से छुटकारा पाया और कैसे राष्ट्रीय भावनाएं पनपी, छोटे छोटे जो स्टेट थे वो मिलजुल कर एक राष्ट्र की तरह दिखने लगे, ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको इस अध्याय में बने रहना पड़ेगा। राष्ट्रवाद क्या है, आप ये भी समझ लीजिए। राष्ट्रवाद वह भावना है जब आप सांस्कृतिक रूप से एक क्षेत्र में जुड़ाव महसूस करते हैं, जब आप किसी भूमि के लिए या किसी क्षेत्र के लिए आप खड़े होते हैं। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उसमें सपनों का एक संसार था जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था, जो यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस श्रृंखला के पहला चित्र है, उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एवं एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं। इस मशाल को जो इनके हाथों में है, जो स्टैचू के हाथों में है, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। पहले हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में घोषणा पत्र है। यहाँ पर हम आगे देखें तो प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सौरियो के कल्पना दस यानी कि यूटोपियो में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांति के तिरंगे को पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। इसका ये मतलब है कि फ्रांस में अभी अभी लोकतंत्र की शुरुआत हो रही है। नए शब्दों की बात करें तो निरंकुशवाद क्या होता है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। कल्पना दस या यूटोपिया क्या होता है, ये भी समझना बेहद ज़रूरी है। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, यानी कि जो हो ही नहीं सकता, वह सोचना यूटोपिया है। अब यहाँ पर अर्नेस्ट रेनन क्या है, अर्नेस्ट रेनन राष्ट्र क्या है, ये भी हमें पहले पढ़ लेना चाहिए। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन 1823 से 1892। इन्होंने 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्षक था क्विस्टिस योन नेशन, यानी कि राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करते हैं कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। वे लिखते हैं, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है।
शौर्यवीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत के समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम को करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, लार्ज स्केल सॉलिडरिटी। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी है। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जे जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता है। जर्मनी के लोग, यहाँ पर आपको अलग अलग जो चित्र है उसके ही विषय में यहाँ पर बताया गया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जर्मनी और अलग अलग यूरोपीय देशों के झंडे आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जनमत संग्रह भी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी वो रहती है, मांग रहती है। एक उदार लोकतंत्र में जनमत संग्रह देखा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। स्विट्ज़रलैंड में ऐसा कुछ प्रावधान अभी भी है। हालांकि भारत जैसे देशों में लोकतंत्र की यह व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इससे स्विट्ज़रलैंड एक बहुत छोटा देश है, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है। अगर भारत में ऐसा प्रत्यक्ष जनमत संग्रह कराए जाने लगे तो बहुत हम पिछड़ जाएंगे। छोटे छोटे कामों के लिए भी बहुत ज़्यादा समस्याएं उठानी पड़ेंगी। इसलिए भारत में ऐसा है कि जनता अपने प्रतिनिधि भेज देती है और उनके प्रतिनिधि वे निर्णय लेते हैं जो जनता की सहमति होती है। तो एक प्रकार से अगर कोई प्रतिनिधि कोई निर्णय में सहमति दे रहा है तो वो उस क्षेत्र की सहमति है जहाँ से वह चुनकर आया है। फ्रांसीसी क्रांति के विषय में हम कक्षा 9वीं में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे। उसका पहला ही अध्याय फ्रांसीसी क्रांति था कि किस तरह से 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति होती है। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट इस क्रांति को दमन कर देता है। वो कहा करता था कि मैं क्रांति पुत्र हूँ और मैंने ही क्रांति को मार डाला, इस तरह की वो बातें करता था, क्योंकि क्रांति से ही नेपोलियन का जन्म हुआ था। और बाद में राजशाही लाकर 1814 में 1804 में खुद को राजा घोषित करके उसने जो लोकतंत्र का दमन किया, उससे बहुत ज़्यादा बदलाव हो गए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसने यूरोप में एक नई चेतना का प्रसार कर दिया था। आइए जानते हैं इसके बारे में। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि यानी कि ला पैत्रिय और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। इंस्टेंट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीयकृत
प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भाव तथा नापने की एकमात्र व्यवस्था लागू कर दी गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, माफ कीजिएगा, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्ति कराए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद करेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राष्ट्रतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वह प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। वियना कांग्रेस जो कि 1815 में हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई और वियना कांग्रेस में उसके साम्राज्य को बांट लिया गया और जो लोकतंत्र की शुरुआत हो रही थी उसका दमन कर दिया गया। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में नेपोलियन ने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं में सुधार लाया गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तस्वीर में जर्मनी में ये जो वृक्ष लगा है, ये वृक्ष स्वतंत्रता का वृक्ष है। और इस वृक्ष को किसने लगाया था? तो इस वृक्ष को लगाया था नेपोलियन की फ्रांसीसी सेना ने। यहाँ पर यह जो चित्र है, फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते हैं वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रांसीसियों ने ही यहाँ पर जर्मनी में उनकी स्वतंत्रता के वृक्ष को कुचल डाला। वास्तविकता भी यही थी। नेपोलियन तो ये कहता था कि मैं जहाँ भी जाऊँगा स्वतंत्रता फैलाऊँगा, राजतंत्र का दमन करूँगा, लेकिन वो क्या करता था? वहाँ के राजतंत्र, वहाँ के राजाओं को भगाकर अपने भाई और अपने रिश्तेदारों को वहाँ का राजा बना देता था। जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं
राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। यहाँ पर इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए सब कुछ गवा देता है। यह इस बात का प्रतीक है कि नेपोलियन को 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिया के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि इस हार के साथ ही वह अपना सब धीरे धीरे होने लगता है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ और यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण का क्या महत्व रहा। लेकिन उससे पहले आपको इन तिथियों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला होता है। नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत होती है। 1814-15 में नेपोलियन का पतन होता है और वियना शांति संधि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर होता है मेटरनिख, उसकी अध्यक्षता में होती है। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ होता है। 1848 में फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधियात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1859 से 1870 के बीच इटली का एकीकरण होता है और 1866 से 71 के बीच जर्मनी का एकीकरण होता है। 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। अब हम इसे पढ़ते हैं विस्तार से। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातियों के समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवकानियोला और स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इतनी विविधता के बाद भी कैसे यहाँ राष्ट्रवाद पनप रहा था। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग समझते हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा
उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे। अब यहाँ पर से हम उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने रहे वह जानने का प्रयास करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन बस आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ में, पूरी हिम्मत और पूरे सब्र के साथ में इस वीडियो को समाप्त करना है। मुझे उम्मीद है कि ये अध्याय आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाकर, कुछ ना कुछ देकर ज़रूर जाएगा। आप एनर्जेटिक और आप लगातार क्रियाशील रहें। इसके लिए आप लगातार नोट्स बनाते जाइए। जो अच्छे पॉइंट्स आपको दिखें उन्हें लिखते जाइए। इससे ये होगा कि आपकी सभी इंद्रियां काम करेंगी और आपको आलसी या नींद नहीं आएगी। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर शब्द पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग की विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी से उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वह मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। यहाँ तक कि संपत्तिवान महिलाओं को भी मत देने का अधिकार नहीं था। साथ ही साथ संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं थे। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समाज राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी।
आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैब्सबर्ग और न्यूरम्बर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती जाती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता। मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरम्बर्ग में 65.56 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनियमन और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ ज़ोllverein स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ज़्यादा थी। इसके ऊपर रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विचार कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद कर सकते हैं। जर्मनी के ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइड्रिक लिस्ट ने 1834 में लिखा, ज़ोllverein का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालात जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी। उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने की एकमात्र जरिया है। 1815 के बाद नए रूढ़िवाद जो जन्मे, उन्हें जानना भी बेहद जरूरी है। ये नए रूढ़िवाद क्या थे? ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, वही रूढ़िवाद है। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं करना चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की संपत्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों
जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उसके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूरो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर लिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिडमॉन्ट में जेनोआ जोड़ दिया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था, उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सबका मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती हैं और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। यहाँ पर एक पट्टी पर लिखा हुआ है कि आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें तब तक सोचने दिया जाएगा। और दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियम लिखे हुए हैं, जिनमें लिखा है कि इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांटे जाएंगे। मतलब इस तरह की बातें थी कि प्रेस की आज़ादी इस समय पर नहीं थी, और ये एक प्रकार से व्यंग्यात्मक चित्र है। अब हम यहाँ पर से कुछ उन क्रांतिकारियों की बात करते हैं जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाओं को भर रहे थे। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जुसेप्पे मैज़िनी। उसका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था। वह कार्नवारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। 24 साल की आयु में ही वह लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा था
वर्ण में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैज़िनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम हो गए। दोस्तों, इसी यह मैज़िनी की विचारधारा से प्रभावित थे भारत के क्रांतिकारी वीर सावरकर। मैज़िनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैज़िनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। अब हम क्रांतियों के युग की बात करते हैं, 1830 से 1848। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्यों, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्यिक व्यापार में लगे मध्य वर्ग के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह में जुलाई 1830 में हुआ था। बूर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता से बहाल कर दिया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कोटेशन है, इसे ध्यान में रखिएगा। और ये किसका है? तो ये है मेटरनिख का। मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप को शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने के लिए भी वहां भी गए। जब 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई, अंततः 1832 की कुस्तुंतनिया संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। अब हम उन कल्पनाओं को देखते हैं जो कि रोमानी है, और राष्ट्रीय भावनाएं किस तरह से प्रबल हुई, ये भी हम जानते हैं। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्रों के के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को करने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रोमानीवाद को देखें,
जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों के तर्क वितर्क, यहाँ एक तस्वीर आपको दिख रही है, मतलब कि इस तस्वीर को भी आप देख सकते हैं। कलाकारों और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक नृत्यों के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। यहाँ पर हम ग्रिम बंधुओं की कहानी देखते हैं, जो कि उन्होंने लोक कथाएं और राष्ट्र निर्माण से संबंधित लिखी। आइए इन्हें पढ़ते हैं। ग्रिम फेयरी टेल एक जाना माना नाम है। जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम बंधुओं का जन्म 1785 और 1786 में जर्मनी के हनाऊ शहर में हुआ था। जिस समय यह दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वे लोगों से बात करते और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथा उनकी जानकारी में आती, उसे लिखकर रख लेते। ये कहानियाँ बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी। 1822 में उन्होंने इन कहानियों का संग्रह प्रकाशित करवाया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 30 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मनी संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की है वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भाषा की अभिव्यक्ति हैं। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक परियोजना का हिस्सा मानते थे। दोस्तों, स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसकी 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी महाशक्तियों ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए ये राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई थी। मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलोनेस और मजूरक्का जैसे लोकनृत्य को यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रसार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा
जो रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है। अब हम उनकी कठिनाइयों पर बात करते हैं और ये बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने विद्रोह किया। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्ती में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीनों से बने सस्ते कपड़े से कहीं प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी फसल के खराब होने के शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। यहाँ पर आप कृषक विद्रोह का एक चित्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 1848 एक ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर से वयस्क सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम देते थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटनाओं का इस प्रकार वर्णन किया था। इन गांवों में 18,000 आबादी तकरीबन रही होगी। सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमत गिरा दी है। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पर जा पहुंची। वे ज़्यादातर मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडारगृह में घुसकर कपड़े और भंडारों को लूटकर उसे तार-तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। वह 24 घंटों बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। यहाँ पर यह भी आपको समझना होगा कि स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ है। उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल वेलकर ने जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। प्रकृति ने पुरुष और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। पुरुष जो ज़्यादा ताकतवर कार्य है, दोनों में से ज़्यादा निर्भीक और मुक्त है, उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया गया है और वह कानून, उत्पादन तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। वह महिला जो कमज़ोर, निर्भर और दप्पू है, उसे पुरुषों की सुरक्षा की आवश्यकता है। उसका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण है।
क्या हमें कोई प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में डाल देगी? लुइसे आटो पोटर्स पीटर्स 1895 एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना भी की। उसने अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादकीय छपा। आइए हम यहाँ पूछें कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों से ओतप्रोत है। सभी लोग सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे। जब उनसे यह प्रश्न पूछा जाएगा वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ, हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए है, यानी पुरुषों के लिए। मगर स्वतंत्रता तो अविभाज्य है, अतः स्वतंत्र पुरुषों को परतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक अन्य महिला ने 25 जून 1850 को उसी अखबार में लिखा, महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण है, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है जिसका वे इस्तेमाल करती हैं और जिम्मेदारियां भी उठाती हैं। इसी तरह की बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से जो घटनाएं घटित हो रही थी उनके बारे में हम और देखते हैं। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों को सार्वत्रिक मताधिकार प्रदान करता था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसी राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा को राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिनसे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में बरसों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप में भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार भी शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। नारीवाद आखिर क्या है? स्त्री पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों की बात करना नारीवाद है। दोस्तों, इसके बाद में अलग अलग विचारधारा हमें देखने को मिलती है। जैसे जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया था।
रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन चक्र को समाप्त किया जा सकता था। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इसमें निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। विचारधारा क्या होती है? एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह। जर्मनी और इटली के निर्माण पर अब हम बात करते हैं। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति के अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटोमान बिस्मार्क था। इस प्रक्रिया का जनक भी वह था जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली थी। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक वर्साय के महल में बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर में हुई। सभा ने प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रसा द्वारा उठाए गए कदमों और उसकी कार्यवाहियाँ बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। अब हम इटली की बात करते हैं। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। यहाँ पर आपने प्रसा देखा यानी कि जर्मनी। अब यहाँ पर बाद में जो जर्मनी का एकीकरण है वो दिखाया गया है। 19वीं सदी के मध्य में 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमांड में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बूर्बो राजाओं के अधीन था। इतालवी भाषा ने भी ये साझा रूप हासिल नहीं किया और अभी तक उसके विधिक क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में जोसेफ मैज़ीनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी।
उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 से 48 और 48 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री काबूर यानी कि काउंट काबूर, जिसने इटली के प्रदेश को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ना तो एक क्रांतिकारी था ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूल का हाथ था, और उससे सार्डिनिया पिडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। सॉरी। नियमित सैनिकों के अलावा जुसेप्पे मैज़ीनी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी का समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी नहीं सुना था। वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एमेनुएल की पत्नी थी। ये क्या बात है भाई। बेट्रैन की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। यहाँ पर एकीकरण से पहले का इटली आपको दिख रहा है और फिर यहाँ पर एकीकरण के बाद का इटली आपको दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा स्टेट कब शामिल हुआ यहाँ पर बताया गया है, इससे आप समझ सकते हैं। सबसे आखिरी में ये यहाँ पर जो बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ पर पोप रहते थे रोम में, और इसको भी इन्होंने शामिल किया था। 18वीं सदी से पहले ब्रिटानी राज्य ही नहीं था। ब्रिटेन द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नृजातीय यानी कि एथनिक थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं। नृजातीय यानी कि एथनिक क्या होता है, तो एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूहों के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रिटानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी, जिन कैथोलिक कुलों में ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया।
हम आगे बढ़ें उससे पहले हम गैरिबॉल्डी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि इटली के एक फ्रीडम फाइटर थे। 1860 से 1882 इनका जीवन काल था। संभवतः इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में से ये सबसे मशहूर हैं। उनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था और वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक थे। 1833 में उनकी मुलाकात मैजीनी से हुई। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़े हुए थे और 1834 में पिडमॉन्ट के गणतंत्रीय विद्रोह में उसने भाग लिया। यह विद्रोह कुचल दिया गया और गैरिबॉल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहां वह 1848 तक निर्वासन में रहा। 1854 में उसने विक्टर इमैनुएल द्वितीय का समर्थन किया, जो इतालवी राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था। 1860 में गैरिबॉल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ से एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी कि 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 पहुंच गई। वे रेड शर्ट्स के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1867 में गैरिबॉल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल्स राज्यों से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण की अंतिम बाधा थी। वहाँ एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। 1870 में जब प्रसा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए, तब जाकर पेपल्स राज्य अंततः इटली में सम्मिलित हो गए। यहाँ पर गैरिबॉल्डी आपको सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा विक्टर इमैनुएल को इटली का बूटा यानी कि इटली का जूता पहनने में मदद करते हुए आपको दिख जाएंगे। यानी कि जो गैरिबॉल्डी था उसने विक्टर इमैनुएल को एक संपूर्ण इटली बनाने में मदद किया था। अब हम वापस आ जाते हैं इंग्लैंड के गठन पर। तो आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही असर हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई से बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले बहुसंख्यक कैथोलिकों देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फ टॉन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रिटानी झंडा, यूनानी जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में महज सहयोगी के रूप में ही रह गए और उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। यहाँ पर जो 1850 का डाक टिकट आप देख रहे हैं, इसमें मारियान की तस्वीर बनाई गई है, जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि ये फ्रांस की माँ है। जैसे हम भारत माता मानते हैं, तो ये इनकी माँ है। 18वीं-19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों में नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप में चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप में प्रदान करने के प्रयास थे, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी। आपको पता होगा कि जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चित्र आपको देख रहा है, यहाँ पर आपको महिलाओं के रूप में किस तरह से प्रस्तुत करने का काम किया जाता था और जो कुछ प्रतीक बन गए थे आज़ादी के, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे टूटी हुई बेड़िया आज़ादी मिलना, बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति, बलूत पत्तियाँ मुकुट बहादुरी, तलवार मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह, काला लाल और सुनहरा तिरंगा।
1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। उगते सूर्य की किरणें एक नए राज्य के सूत्रपात की बात करती हैं। इसके बाद दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ें, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद कैसे उदय हुआ, ये भी हम समझते हैं। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा, किंतु इससे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने राष्ट्रीय संघर्षों को लंबे समय के लिए खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियों और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उसमें यह ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक छोटे से क्षेत्र से शुरू होकर ब्रिटिश साम्राज्य विश्व के अलग अलग क्षेत्रों पर फैला और अलग अलग लोगों को उन्होंने अपना गुलाम बनाया। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया, लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे और कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित कर लिया था। मगर यह विचार समाजों को राज्यों में गठित
राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया है। इस तरह से दोस्तों हमने इस अध्याय में राष्ट्रवाद और उसके निर्माण की बात की और आपने यहाँ पर जुसेप मैज़िनी, काउंट कैमिलो दे केबूर, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रैंकफर्ट संघर्ष, फ्रांसीसी संग्राम को एक बार और फिर से पढ़ा, नेपोलियन के बारे में पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें हमने इस अध्याय में जानी। वीडियो के अंत में बस इतना ही। विवेक के मामलों में बहुमत के नियम का कोई स्थान नहीं होता। विवेक आपका स्वयं का होता है। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।